रोजमर्रा के लिए कुछ सब्जियों को बो रखे हैं। आप जानते हैं ना, जब घर के पास जमीन कम होती है तो बड़ी किसानी करने की इच्छा, प्रबल इच्छा पैदा होती है, मालूम होगा आप लोगों को। तो थोड़ी सी जगह मिलेगी ना तो सोचेंगे पूरे हिंदुस्तान की पैदावार यही हो जाए तो ठीक है। तो लोग इसी में थोड़ी सी जगह में पालकी, मूली, धनिया, आलू, भाटा, प्याज सारी खेती करते हैं। तो लब आप समझ गए होंगे कि थोड़ी सी जगह में खेती करने लगे, थोड़ी जगह में फूल लगा दिया, गाड़ियों की पार्किंग होने लगी, इधर बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। क्या इंतजाम है, आपने देखा? कहा सर देखा। कहा तो जरा इस मकान के बारे में कल्पना कीजिए कि यदि यह मकान किसी को किराए पर दिया जाए तो क्या उससे बस इसी का किराया लिया जाएगा और ये सब जो बना इंतजाम है? कहा सर वो भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो किराया आप जानते हैं, हाउस इतने थोड़ी है, हाउस ये है। यहां मिश्रित और मिक्स्ड को न जोड़ दीजिएगा। वहां पर वो जो जनरेटर लगा था अलग कहानी है। तो ये यहां से यहां तक हाउस है, न कि यहां से यहां तक हाउस है। तो क्या कह रहे हैं ये पॉइंट नंबर 8 में कि यदि किसी मकान से लगी हुई कोई जमीन हो, क्या मैं बोल रहा हूं? पार्ट ऑफ लैंड। अगर किसी मकान से लगी हुई कोई जमीन है जिसमें आप इस तरह का काम करते हैं तो ऐसी जमीन को भी हाउस प्रॉपर्टी ही समझा जाएगा। इट मीन्स यू हैव टू ट्रीट इट सच टाइप ऑफ लैंड एज लाइक हाउस। का ये हाउस ही है और लोग इसमें से ज्यादा इसमें रहते हैं, इधर घूमते फिरते रहते हैं, उनको काफी आनंद की अनुभूति होती है। तो कहने का भाव समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? देखो, आप जानते हो ये सब फूल लगाना, पार्किंग बनाना, अंदर बच्चों का खेलना, थोड़ी थोड़ी सब्जियां पैदा करना, ये सब पर्पस थोड़ी था। पर्पस था हाउस को रेंट लेट आउट करना, साथ में सब व्यवस्था भी देना विथ सच टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। इसलिए यह हाउस है, इसलिए यह हाउस है। राइट है? और जब 9th में आप आएंगे तब हम क्या बोलेंगे? कहा तब 9th में ये बोलेंगे। यहां तो ये बोल रहे थे कि यदि किसी मकान से लगी हुई कोई जमीन हो तो फिर वो क्या है? कहा वो जमीन भी हाउस है। तो कहा 9th में क्या बोलेंगे? कहा वहां बोलेंगे किसी जमीन से लगी हुई अगर कोई मकान हो तो उस मकान को भी जमीन बोलेंगे। बात सुन आ रही है कि नहीं सुन आ रहा है? नहीं आई हो तो लीजिए दूसरा उदाहरण बदल देते हैं। आप तो जानते हैं मैं पुराना टीचर हूँ और उम्र और अनुभव के आधार पर देखा जाए तो मेरे उम्र के अनुभव के टीचरों की बहुत कमी है हिंदुस्तान में, और जो हैं भी पढ़ाते नहीं। तो टीचर माने जो पढ़ाए तो कहानी बड़ी साफ है। उदाहरण बदल देता हूं, जरा सोचो। अगर आप एक बाल्टी दूध में 2 लीटर पानी डाल दें और साइकिल पर लिए हुए टहलें और बेचें तो क्या लोगों को यही बोलेंगे कि दूध ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, पानी ले लो? आपको कहना पड़ेगा कि आप दूध ही बेचते हैं। तो इसका मतलब है कि 10 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, तो बेचने वाले को दूध कहना पड़ेगा। राइट है? और आप दूसरा भी समझ रहे हैं कि अगर पानी 10 लीटर है, दूध 2 लीटर है, तो उसको पानी ही बोला जाएगा। नहीं तो लोग पूरी गंगा जी में ले जाके 1 ड्रॉप दूध गिरा के उसको दूध कह के बेच देते, माला माल हो जाती। तो इसलिए कहानी बड़ी साफ है, कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मकान से लगी हुई जमीन है तो वो भी मकान है, और जमीन से लगा हुआ कोई मकान है तो वो भी जमीन है। और आपको जब मैं पढ़ा रहा था एग्रीकल्चरल इनकम तो आपने महसूस किया होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम ये बात कही गई थी कि जमीन से सटा हुआ कोई मकान
जिसमें कोई भंडारण इत्यादि होता हो, तो उसको भी एग्रीकल्चरल लैंड ही मानो। और यू नो कि ऑल द एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सभी प्रकार की कृषि आय क्या होती हैं? कर मुक्त होती है। तो आई थिंक यू आर वेरी वेरी क्लियर विथ पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, है कि नहीं, एट द सेम कंडीशन। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। यहां मैं क्या कह रहा हूं? हाउस के साथ लैंड। यहां मैं क्या कह रहा हूं? लैंड के साथ हाउस। तो जिसके जो साथ है कहा वही जाएगा। कहानी बड़ी साफ है। तो 8 और 9 ये भी आपका स्पष्ट है। तो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं जिससे कि दूसरे पॉइंट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और वो पॉइंट नंबर शायद हो गए 10। ज्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े से रह गए हैं और सब बड़े ही इंटरेस्टेड हैं। ये जब सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे तब आपको सेक्शन 22 की जो गरिमामय कहानी है वो समझ में आएगी। और कहानी यही है कि वाकई हाउस कहते किसे हैं, रियली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाउस। तो आइए अब मैं पॉइंट नंबर 10 को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 10 और 10 क्या कह रहा है? 10 की कहानी भी बड़ी मजेदार है। वो यह है कभी कभी लोग अपने मकान को, कभी कभी लोग मीन्स हाउस लॉर्ड, कभी कभी लोग अपने मकान को अपने पत्नी और माइनर चाइल्ड के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, तो ये हम काम तो किए ही हैं, ये तो नो डाउट। तो जब हम काम किए हैं तो होशियार तो होंगे ही। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने मकान को अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर करता है या माइनर चाइल्ड के नाम से ट्रांसफर करता है, तो निश्चित तौर पर आप समझ जाइए कि इसके पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य होगी। इनकम टैक्स का स्टूडेंट तो समझ ही जाएगा। अगर मैं इसको मान के चलूं कि लिटरेचर के लोग शहर में, मान लीजिए यह एक शहर है, उसकी एक गली है, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत मकान बना हुआ है और मकान के सामने जो नेम प्लेट लगा है उसमें एक महिला का नाम, महिला माने मकान के जो है मालिक की पत्नी का नाम लिखा हुआ है। तो कोई लिटरेचर का आदमी जब वहाँ से गुजरेगा, वो भी संस्कृत का प्रोफेसर, हिंदी का प्रोफेसर, तो जब वो गुजरेगा तो वो यही टिप्पणी कहेगा कि वाह वाह कितना अच्छा आदमी है, करोड़ों रुपए कमाया, बेईमानी तक किया होगा, और देखो पूरे का स्वामी अपनी पत्नी को बना रखा है। मतलब पत्नी का स्वामी तो बेचारा स्वयं है, लेकिन मकान का भी स्वामी पत्नी को बनाया है। अर्थात यहाँ कौन स्वामी है और कौन स्वामिनी है, बात समझ में आता नहीं। अब जरा देखो आप, ये लिटरेचर वाला कहेगा कि आदमी अपनी पत्नी को बहुत मानता है, पूरी कमाई पत्नी के नाम कर दिया, पूरी जिंदगी उसके नाम कर दिया। लेकिन अगर उधर कॉमर्स का स्टूडेंट गुजरे और उसको थोड़ी सी इनकम टैक्स की समझ है तो तुरंत समझ जाएगा कि वाह वाह, पत्नी को जेल जाने का इंतजाम तो कर दिया है, जेल जाने का इंतजाम है। हालांकि मेरी बात से तमाम लोग असहज अपने को महसूस करेंगे, कहेंगे किस तरीके से झगड़ा लगा रहे हैं पत्नियों में, लेकिन मोटिव बिल्कुल साफ है। क्योंकि जब इनसे कभी पूछा जाएगा कि आपकी इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर, आय से अधिक संपत्ति का मामला, ये कहेंगे मेरा मकान तो भाई नहीं है, ये मेरी पत्नी का मकान है, आप डिटेल में उसी से बात करिए। अब वो जवाब दे नहीं पाएंगी, अतः केंद्रीय कारागार नैनी का गेट उनके स्वागत में खुला ही रहेगा। तो आप तो समझ सकते हैं कि ये दो अप्रोच हैं। लिटरेचर इस अप्रोच को एक्सेप्ट करता है
लेकिन कॉमर्स जो बिजनेस है, जो बड़ा क्रूएल होता है, वो समझता है कि कहानी ये है। इसलिए बात स्पष्ट होनी जरूरी थी। इसका मतलब ये कुल मिलाकर के जो मकान पत्नी के नाम से किया गया है, ये केवल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का एक तरीका है। दिस इज द वे एंड दिस इज द टेक्निकल वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय द ट्रांसफर ऑफ हाउस अंडर द सच वे। इस तरीके से मकान का ट्रांसफर करना, यह वास्तव में टैक्स को बचाने की सोची समझी रणनीति है। तब जरा सोचो, जब एक व्यक्ति इस बात को इतने करामाती ढंग से कर सकता है, तो भारत सरकार के पास तो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो दिन भर इसी मुद्दे पर सोच रहे हैं। तो सरकार ने सीधा अनाउंसमेंट किया कि क्या आपने अपना मकान जो पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया, ये विदाउट सफिशिएंट कंसिडरेशन है। इफ यू हैव ट्रांसफर योर हाउस टू हिज वाइफ और योर माइनर चाइल्ड विदाउट सफिशिएंट कंसिडरेशन, then this type of transfer could not considered as a legal transfer of the house property। कहा ये जो बिना प्रतिफल के ट्रांसफर हैं, इनकम टैक्स इसको ट्रांसफर मानता ही नहीं। कहा नेम प्लेट किसी भी श्रीमती का लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स उसका स्वामी तो उसी व्यक्ति को मान रही है जो व्यक्ति उसके पत्नी का स्वामी है। इसका मतलब एक मैटर और आ गया कि आप मकान के भी स्वामी हो और किसी पत्नी के स्वामी हैं, तब भी समझो मकान के स्वामी हैं। कहा कैसे? कहा मेरे धर्म ग्रंथों में मेंशन है कि गृहिणी गृहम उच्यते। इसका मतलब जब गृहिणी ही घर है तो स्वामी यहाँ दो है। आपके पास कोई मकान हो, उसके आप ओनर हो, या आपके पास कोई पत्नी हो, उसके ओनर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप मकान के मालिक हैं। हाँ, एक डिफरेंस जरूर है, मकान को किराए पर तो उठा सकते हैं, लेकिन ये संस्कृत वाली जो पत्नी है उनको किराए पर आप नहीं उठा सकते। तो आप जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, ये जिस तरह की क्लास आपको देगा, इस तरह की क्लास शायद संभव नहीं है और इसकी लोकप्रियता बहुत तेज होगी। तो आइए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आप देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पलों से आपको नवाजेंगे जो पूरी जिंदगी आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई हास्य विनोद का टीचर हूँ, मेरा पर्पस साफ है कि आपके माइंड में ऐसे एग्जाम्पल डालें जिन एग्जाम्पलों पर मेरे कॉन्सेप्ट कुछ दिनों तक टिके रहेंगे, अदरवाइज आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट मेरा मिस कर जाएगा। और आप तो जानते हैं कि दीवारों पर भी कपड़े टांगने के लिए कील ठोकनी पड़ती है। कि मेरे मजाकिया उदाहरण आपके दिमाग में कील का काम करेंगे, जो कॉन्सेप्ट को रोके रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहानी क्लियर है कि यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी हाउस लॉर्ड के द्वारा अपनी ही पत्नी को, अपने ही माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया जाता है, तो यह ट्रांसफर लीगल ट्रांसफर नहीं है। इस मकान पर टैक्स लायबिलिटी जो जनरेट होगी उस हाउस लॉर्ड पर ही होगी जिसने विदाउट कंसिडरेशन ऐसी प्रॉपर्टी को अपनी ही वाइफ अथवा अपने ही अवयस्क बच्चे के नाम ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कहता है यह भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी था। आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है। प्रोविजन यह है कि मान लो किसी व्यक्ति के पास एक ही मकान है और वो कहता है कि मैं तो उसमें रहता हूं और सही मायने में उसमें रहता है। ये बात सही, इसमें किसी प्रकार का कोई
फॉल्स स्टॉकिंग नहीं है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने मान लिया कि चलो ठीक है, इस एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड कहा जाए, अर्थात इस पर कोई इनकम जनरेट नहीं होती, लिहाजा टैक्स मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब कालांतर से हम आगे आए तो आजकल और वर्तमान समय में नियम यहाँ तक आ चुका है कि एक नहीं, अब तो एक एससी के 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड कहा जा सकता है। मैंने क्या कहा, आपने ध्यान दिया? मिस्टर एक्स के पास 3, 4, 5 मकान हैं और मिस्टर एक्स यदि यह बात कहे कि 2 मकान मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए जाएंगे, क्योंकि जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वयं के लिए हैं, उनसे कोई इनकम होती नहीं, तो टैक्स लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि विषय को आप देख रहे हैं, इनकम फिर टैक्स, टैक्स बाद में लिखा है, इनकम पहले लिखी है। तो इफ यू हैव नो इनकम देन देयर इज नो एनी अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन यू, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बात आप समझिए, थोड़ा सा और समझिए कि यदि आपके पास एक मकान है, यहाँ तक कि 2 मकान भी है, और दोनों को आप कहते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रियली है भी, अगर ऑडिटिंग हो देखा जाए तो मिलेगा, तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड कहा जाएगा, उनसे इनकम होती ही नहीं, अतः टैक्स लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन उन्हें हाउस कहा जाएगा। चूंकि मैं हाउस पढ़ा रहा हूं कि मकान कहेंगे किसी अंडर सेक्शन 22, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान में स्वयं रहता है तो यह भी हाउस ही है। इसका मतलब हाउस होने के लिए केवल किराए पर उठना आवश्यक नहीं है, अपने द्वारा प्रयोग किया जाना, और वो भी निवास के लिए, वो हाउस है। तो ये कहानी बड़ी साफ है। इसी बात के मद्देनजर एक नियम पहले से चला रहा है कि जितने भी बड़े बड़े राजा रजवाड़े हिंदुस्तान में थे, इनके पास कई कई महल थे। तो सरकार ने कहा कि राजाओं के पास जो निवास के महल हैं, उनको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर किया जाए, भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो, अर्थात उनसे कोई आय होती नहीं, तो टैक्स लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो नियम का क्या बना कि भारतीय रियासतों के जो राजा लोग हैं, उनके एक मकान का मूल्य कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उनका वह मकान हाउस माना जाएगा। अर्थात भारतीय रियासतों के राजाओं के महल हाउस हैं। अब वो टैक्सेबल हैं कि नहीं, ये फर्दर चीज है। तो अभी हमारी डिफिनीशन के लिए कह रही है कि राजाओं के महल हाउस हैं, राजाओं के महल हाउस हैं, राइट। अगला पॉइंट एक और है जो कि इस बात पर जोर देता है कि या कह लें जो 12 और 13 है, वो भी 8 और 9 की तरह एक दूसरे का पूरक ही है, कंप्लीमेंट्री है। एक बार में आपको मैं उसको समझा सकता हूं। जरा 12 और 13 को सुने। 12 और 13 क्या कह रहा है कि ऐसे मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स द हाउस which is occupied by house lord itself। तो जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, उनसे कोई इनकम नहीं होती,
ऐसा माना जाता है। और जब उनसे कोई इनकम नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि उस पर टैक्स लगने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। राइट, कहा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक समस्या बनती है। कहा कौन सी समस्या है? कहा वो समस्या यह है कि मैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस किसे समझूं? कहा क्यों, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? सेल्फ ऑक्युपाइड किसे समझे? कहा लोगों ने ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है दुनिया में कि इनकम टैक्स आयुक्त और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है टीचर और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होगा कि ये मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप सोचिए ये हाउस इलाहाबाद में है जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। ये हाउस है। इस हाउस में जो आधा पोर्शन है वो लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्युपाइड है। कल भी मैंने चर्चा की थी। अब एक समस्या फंसी इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए कि इसे वो सेल्फ ऑक्युपाइड माने कि ना माने। तो निर्णय लिया गया, सोच समझ के डिसीजन लिया गया, एक सर्कुलर जारी हुआ कि भाई 1/2 को लेट आउट माना जाए, 1/2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया जाए। चलो झगड़ा समाप्त हो गया। दूसरा झगड़ा देख लीजिए आप। पूरे मकान में पूरा मकान 6 महीने लेट आउट था और 6 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड। कहानी बड़ी साफ है, 6 months लेट आउट एंड 6 months सेल्फ ऑक्युपाइड। अब आप फंस गए। ये होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 महीने लेट आउट, 2 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 महीने लेट आउट, 10 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड, कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है। कहा इसे क्या मानोगे आप? कहा सर ये तो बड़ा समस्या बन गई, इसी प्रपोर्शन में मान लिया जाए। कहा नहीं, इसके लिए एक नियम बनाया गया कि ऐसे मकान को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाए, किराए पर उठा हुआ मान लिया जाए, भले ही एक दिन के लिए ही किराए पर क्यों ना हो। ऐसी समस्या है। तो तमाम ऐसी समस्याएं जनरेट हो जाती हैं जहां आपके जो रूल्स हैं मौन हो जाते हैं। तो जब रूल्स मौन हो जाते हैं तो सरकार को सर्कुलेशन जारी करके, सर्कुलर जारी करके कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि भाई इस तरह से काम कर लिया जाए। तो क्या बता दिया गया कि ऐसे हाउस डीम्ड टू बी लेट आउट है, किराए पर उठे हुए मान लिए जाएं। तीसरी समस्या देखिए, जो लॉ है ना, मुकदमे की तरह समस्या चलती है। ये मकान है, मिस्टर एक्स इसमें 9 महीने से सेल्फ ऑक्युपाइड है, 9 महीने से सेल्फ ऑक्युपाइड है। 3 महीने से उनका ट्रांसफर हो गया है, इलाहाबाद से दिल्ली चले गए हैं, फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली, प्रयागराज से दिल्ली चले गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा इन 3 महीनों में इन्होंने क्या किया? कहा मकान ऐसे ही खाली है। कहा अगर मकान खाली है तो इसको पूरे को सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाए, और अगर इन 3 महीनों में लेट आउट रहा हो तो पूरे को लेट आउट माना जाए। अब आप बताइए, तो आपको कोई न कोई सर्कुलर तो चाहिए जिसके तहत आप एक जजमेंट लें, और अगर आप प्रोपोर्शनेटली मैथमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे तो मैं समझता हूँ आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बहुत ही स्पष्ट है, जिससे ऐसी लिखी गई हो वैसी ही है। उसके तह में जाएंगे तो समस्याओं का अंबार खड़ा नजर आएगा।
तो कहानी बड़ी साफ है कि ये काम तो मैंने बता दिया कि द हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड देयर इज नो इनकम, इट मीन्स इट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कहानी साफ है, लेकिन इसके अंदर का कहानी तो यह है, आपने देखा कि मकान ऐसा भी है, एक मकान ऐसा भी है, एक मकान ऐसा भी है, तो कब कैसा आप डिसीजन लेंगे, ये चीज तो आपको जाननी ही पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया, फिर से एक बार सुन लें। अगर मकान की पोजीशन ऐसी है 1/2 लेट आउट 1/2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो कहा कोई टेंशन नहीं, 1/2 टू लेट आउट 1/2 टू सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करो। मकान की पोजीशन ऐसी है लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड बोथ, कहा तब इसको लेट आउट ही मानो, लेट आउट ही मानो, कम में से चाहे जैसा हो। कहा ये तीसरा क्या है, कहा तीसरा आपने समझ लिया कि मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 3 महीने से मकान मालिक का ट्रांसफर हो गया, किसी और शहर में चला गया, वहां किराएदार बन गया है, लेकिन उसका पोर्शन मकान ये खाली है। कहा अगर खाली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, और किराए पर उठ गया है तो लेट आउट मानो। तो आप तो समझ रहे होंगे बातें हमारी बिल्कुल साफ है, कहीं से कोई असमंजस की स्थिति आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो ये महोदय कहानी है, और आइए एक दो बातें और कह करके अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। वो कौन सी कहानी है, वो यह है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कहा ये होते कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, कहा रियली ये भी एक प्रकार के एसएससी हैं, करदाता है। समझ लो ये जो इंडिविजुअल होता है इसी के मौसी या भाई वही टाइप होंगे, ज़्यादा ना समझो, इतना समझो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक प्रकार का ह्यूमन बीइंग ही है, बट नॉट नेचुरल लॉफुल पर्सन। कहा बिल्कुल। तो कहा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक गोदाम था, गोदाम समझते हैं, वेयर हाउस, स्टोर, राइट। और उसने उसको किराए पर दे दिया और वहां से कुछ न कुछ किराया मिला। तो कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी को गोदाम से मिला हुआ किराया हाउस प्रॉपर्टी की आय नहीं है, क्योंकि वो गोदाम हाउस नहीं है, क्योंकि वो गोदाम हाउस नहीं है। गोदाम बना करके किराए पर उठाना ये वाकई वो पर्पज ही नहीं है कि मकान बना करके व्यक्ति को किराए पर उठाना, वो भी रहने के लिए। तो गवर्नमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि चलो कोई व्यक्ति मकान नहीं बना पा रहा है तो कम से कम किसी और के द्वारा बनाए हुए मकान में रह तो लेता है, और गोदाम को किराए पर उठाना और मकान को किराए पर उठाना बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे मकान जो गोदाम के रूप में किराए पर उठाए गए, उठाने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी था, तो वो मकान नहीं है, उससे होने वाली आय टैक्सेबल नहीं है, अर्थात टैक्स फ्री है। तो मैं आपको अपनी बात यहीं पर आज समाप्त करता हूँ, और जिसको भी मेरा क्लास जिस तरह से अनुभूति दे रहा हो वो उस तरह के कमेंट हमको कर सकते हैं, और आपका कमेंट हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। और आप ये न सोचिए कि मैं टर्न अप नहीं हो पाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा होगी, शुभ इच्छा, उस तरीके से क्लास कन्वर्ट कर देंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्लास कोई हास्य विनोद का क्लास नहीं है, सीरियस क्लास है। इसको अगर आप ढंग से लेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन हमारे इस ब्लैक बोर्ड के बाहर से होगा, इतना ही आपसे कह सकते हैं। और सारी बात तो आप पर निर्भर है, जैसा आप लेबर करेंगे वैसा ही रिजल्ट होगा। मैं कहूँ रिजल्ट मेरे दम पर होगा, ये सरासर झूठ है।
मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं आपके पठन पाठन की क्रिया को इजी बना पाऊंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।